तो ये एक और गेट में आई हुई प्रॉब्लम देखते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो है इसमें बोला कि एक वेक्टर फील्ड है और ये फील्ड जो है ये ऐसे गंदा सा फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें बोला कि इवेल्युएट दिस सरफेस इंटीग्रल, और ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। और क्लोज सरफेस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है और ए स्पेरिकल सेल है ना। अब वो सेल कैसे फॉर्म हो रही है कि एक जो है वो 2 रेडियस का स्पेयर है, उसमें से 1 रेडियस का स्पेयर बाहर निकाल लिया है काट के। तो क्या होगा, ऊपर में एक स्पेयर और अंदर के अंदर से एक स्पेयर बाहर निकाल लिया है काट के। तो ये जो सेल फॉर्म होगी इस तरह की, इस वाली सेल पे वो वाला ये वाला सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम से कितने आसानी से होता है, और साथ में डबल इंटीग्रल, मतलब इसका जो सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं ना, कि एक तो सरफेस इंटीग्रल से कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम एप्लीकेबल है तो हम इसको डाइवर्जेंस थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो वो सब आइडेंटिफाई भी करेंगे कि यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, सरफेस इंटीग्रल से ये कैसे होगा, डाइवर्जेंस थ्योरम से ये कैसे होगा, ठीक है। तो करते हैं ज़रा एक बार इसको। तो पहले एक बार डाइवर्जेंस थ्योरम, क्योंकि सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि डाइवर्जेंस थ्योरम लगेगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी, अब उसमें और क्या क्या चीज़, मतलब क्लोज सरफेस इंटीग्रल है तो ये वाली कंडीशन तो सफिशिएंट है ही, ये तो होनी ही चाहिए, मतलब नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं नेसेसरी है कि क्लोज सरफेस होनी चाहिए। अब उसके साथ में एक कंडीशन और होती है कि जो एफ वेक्टर है ना वो मतलब ये क्लोज सरफेस के बाद में ये जो सरफेस एस है, ये जो है ये पीस वाइज स्मूथ या रेगुलरली स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। जैसे स्पेयर है, कंप्लीट स्पेयर क्या है, रेगुलरली स्मूथ है, मतलब पूरा पूरा सरफेस स्मूथ है उसका, ठीक है। और ये वाला स्पेयर के अंदर से अगर काट के स्पेयर निकाल लिया तो बाहर वाली सरफेस स्मूथ है और अंदर वाली सरफेस स्मूथ है, ठीक है। तो ये भी एक स्मूथ सरफेस है, मतलब तो डाइवर्जेंस थ्योरम की दूसरी कंडीशन भी यहाँ पे ठीक है, मतलब सेटिस्फाई हो रही है। अब एफ वेक्टर फंक्शन जो है ना, उसके लिए डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि एफ वेक्टर में जो इनके कोएफिशिएंट है ना, ये वाले सारे कोएफिशिएंट या फिर एफ कंबाइंडली जो है ना, वो होना चाहिए कंटिन्यूअस, ठीक है। मतलब एफ वेक्टर कंटिन्यूअस होना चाहिए, और साथ में इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो क्या होने चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, मतलब इसका पहले वाला डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, मतलब इनके इंडिविजुअल, जैसे ये वाला कोएफिशिएंट इसको F1 मान लो, तो डेल एफ अपन डेल एक्स, डेल एफ अपन डेल वाई, डेल एफ अपन डेल जेड है ना, वो सारे जो हैं वो कोएफिशिएंट भी कंटिन्यूअस होने चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस होने चाहिए, एफ वेक्टर भी कंटिन्यूअस होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड जीरो पे तो कंटिन्यूअस, जीरो तो इसके डिनोमिनेटर में डालोगे एक्स वाई और जेड 0 0, तो उस पर तो ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, हमको पता है वहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इसमें 0 0 डालोगे तो 0 पे तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, और ये नहीं है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी नहीं होगा। लेकिन ये एक बार इसके अंदर देखो, अगर वहाँ ये वाली कंडीशन वायलेट होगी तो डाइवर्जेंस तो नहीं लगनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन एक बार ये भी तो देखो कि एक्स वाई जेड जो है वो कहाँ पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो किस पे डिफाइंड है, वो इन वाली सरफेस पे डिफाइंड, ये जो सरफेस दी हुई है ना, एक्स वाई जेड जो इसके अंदर होता है वो स्पेयर के ऊपर डिफाइंड है। तो स्पेयर अगर मान लो हम ड्रॉ करेंगे तो स्पेयर के अंदर से काट के 0 0 वाला एरिया को तो बाहर निकाल लिया गया है ना, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में जो वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को फॉर्म करने वाले जितने भी एक्स वाई जेड हैं वो तो इस फंक्शन के डोमेन में है ही नहीं, मतलब उनसे हमें मतलब ही नहीं है ना। हमको तो एक्स जो है 1 से 2 के बीच में जो स्फेरिकल सेल बनेगी पूरी, वो वाली के अंदर इंटरेस्ट, तो 0 शामिल ही नहीं है वहाँ पे, और 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी डिफाइन नहीं है। लेकिन 0 जो है वो उसमें हमको कोई इंटरेस्ट भी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 से 2 के बीच में है स्फेरिकल सेल, मतलब हमारी जो सरफेस एस है वो r = 1 और r = 2 के बीच वाला जो वॉल्यूम है वो वाली सरफेस है, मतलब ये आउटर सरफेस और ये इंदर वाली सरफेस, इस वाली अंदर वाली से हमको कोई लेना देना है। हमारा तो जो कंसर्न वाला एरिया है ना, अरे कल ये लेना पड़ेगा यार ज़रा, ठीक है। तो ये वाले जो सरफेस है ये हमारा कंसर्न एरिया, कंसर्न वाला पार्ट है ना, मतलब हमको इससे मतलब है। और ये वाले पूरे मतलब 0 0 के छोड़ के तो ये हर जगह कंटिन्यूस, हर जगह डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है 0 0 पे नहीं था, लेकिन 0 0 हमारे डोमेन के बाहर है ना, मतलब जिससे हमें मतलब भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके अलावा तो हर जगह कंटिन्यूस है, इसका मतलब स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम जो है, डाइवर्जेंस थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है,
क्यों? क्योंकि 0 0 पे नहीं थी, लेकिन 0 0 से हमें मतलब भी तो नहीं है कि उसको उसने पहले ही निकाल के भेज दिया कि अंदर से हमने एक स्फीयर बाहर निकाल के फेंक दिया है, ठीक है, एक रेडियस का। तो वो 0 0 उससे पे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस नहीं था, पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस नहीं होंगे 0 पे, लेकिन वो 0 0 हमारे इंटरेस्ट का पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस अप्लीकेबल है। देखो सरफेस भी जो है स्मूथ है, पीस वाइज स्मूथ, बाहर वाली और अंदर वाली क्लोज इंटीग्रल है, और वो साला एफ वेक्टर जो है वो भी कंटिन्यूस है, और साथ में उसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है, ठीक है। अब जरा अप्लाई करते हैं इस पर डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि वो जो कंडीशन मैंने बोली ना, वो जो कंडीशंस मैंने बोली, वो वाली कंडीशंस अगर मीट हो रही है, जो अभी बोला हूँ मैं सारी कंडीशन, वो वाली मीट हो रही है, तो आप ये वाला जो सरफेस इंटीग्रल है ना, उसको आप इस वाले ट्रिपल इंटीग्रल से कैलकुलेट कर सकते हो। जो एफ वेक्टर दिया हो ना, उसका डाइवर्जेंस ले लो और साथ में डीवी, और वॉल्यूम क्या है, वो जो सरफेस क्लोज सरफेस थी ना एस, उसने क्या किया, एस आर इक्वल टू 1 से आर इक्वल टू 2 के बीच में जो है वो दोनों आर इक्वल टू 1 के अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस ने बीच में पूरा वॉल्यूम बाउंड कर रखा है। वॉल्यूम बाउंड करा, उस वॉल्यूम पे ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो डाइवर्जेंस की जरूरत पड़ेगी इसमें। अब जरा इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर देखो, फंक्शन बड़ा भयानक दे रखा है, लेकिन ये है नहीं कुछ भी। इस एफ वेक्टर को जो है थोड़ा तमीज़ से लिखेंगे, तो एफ वेक्टर को अगर थोड़ा तमीज़ से लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है एक्चुअल में, आर स्क्वायर। आर क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब जैसे आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो मोड आर क्या होगा, मोड आर जिसको आर लिखते हैं अपन, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब इसके पावर 1/2। यही तो है नीचे में 3/2 दे रखा है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना एफ वेक्टर को, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ये कॉमन वाला पार्ट जो है ये कुछ नहीं बट आर क्यूब है। आर का पावर 1/2 यहाँ से, और उसका क्यूब ले लिया तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला मिल गया। अब इसका डाइवर्जेंस निकालना है, ठीक है। इस एक्स आई कैप वाई कैप जे कैप ये क्या है, आर है। तो एक्चुअल में तो ये एफ वेक्टर जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आर वेक्टर अपॉन में आर। आर ये मोड वाला आर है, ध्यान रखना, ये जो ये वाला आर है, और ये वाला आर जो है ना ये वेक्टर है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ निकालो तो डालो इसको डेल में, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। उसका साथ में डॉट लेना है इसके साथ में, ठीक है। ये क्या है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन में आर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ले लो अपने अपने का, तो ये डेल बाई डेल एक्स के साथ में बनेगा एक्स बाई आर, आर का क्यूब, ठीक है, एक्स बाई आर का क्यूब प्लस डेल बाई डेल वाई वाई बाई आर का क्यूब प्लस डेल बाई डेल जेड जेड बाई आर का क्यूब, ठीक है। अब इस वाली डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करो तो ये दो फंक्शन है ना, ये आर भी तो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो पहले कैसे कर दिया, एक्स बाई आर का मतलब 1/r क्यूब को एक फंक्शन मानेंगे और एक्स को अलग। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफ्रेंशिएशन सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन बाहर डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन। तो 1/r क्यूब का क्या होगा, 1/r क्यूब का कितना होगा, -3 ये होगा, प्लस मतलब ऐसा होता है ना, फर्स्ट फंक्शन बाहर डिफ्रेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बाहर डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन 1/r क्यूब है तो उसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो -3/r⁴ हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ किसका हुआ, आर क्यूब का। अब आर अपने आप में आर का भी तो करना पड़ेगा, आर क्या है, आर है ये वाला, तो √x का कितना होगा 2√x, तो ये कितना बनेगा 2/r, ठीक है। सॉरी इसका पावर 1/2 है ना, तो ये होगा 1/2r, ठीक है। मतलब ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 आ गया, और फिर 1/2 -1 करेंगे तो -1/2, लेकिन वो -1/2 की वजह से जो है वो आर की पावर -1/2 नीचे आ जाएगा, तो आर की पावर 1/2 मतलब ये वाला बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आर के अंदर वाले का किया, अब आर के अंदर जो है वो इस वाले का भी करना पड़ेगा, तो रूट वाले का फंक्शन का हुआ था ना, तो इसका क्या होगा 2x, ठीक है। मतलब इसका पूरे का x के रिस्पेक्ट में 2x होगा। अब ऐसी टर्म जो है y के रिस्पेक्ट में आएंगी, y के रिस्पेक्ट में क्या करोगे 1/r क्यूब, एक बार y 1/r क्यूब y के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है, प्लस y बाहर -3/r⁴ इंटू 2y/2r, ठीक, 2y/2r।
फिर एक तीसरी टर्म भी आएगी इसमें सेम जेड वाली, 1/r³ प्लस जेड माइनस का 3/r⁴ इंटू 2z/2r, मतलब वो इसी की तरह डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, इसी की तरह डेरिवेटिव करेंगे तो ये देखो 3r³ हो गए अलग अलग, ये तो हो गया 3/r³ माइनस, सब में माइनस 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 है ना, तो 3/r⁴, ये 2 और 2 सब में कैंसिल। ठीक है, 2 और 2 सब में कैंसिल हो गया, तो ये बना माइनस का 3/r⁵। 3/r⁵ एक साथ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x², यहाँ बचेगा y², यहाँ बचेगा z², मतलब x² प्लस y² प्लस z² बचेगा। x² प्लस y² प्लस z² r² है, तो इसको r² ले लिया। ठीक है, तो ये 3/r³, ये भी 3/r³, तो इसका डाइवर्जेंस आया 0। अब डाइवर्जेंस 0 डालोगे तो इंटीग्रल 0 हो गया, है ना। तो ये वाले इंटीग्रल का वैल्यू, डाइवर्जेंस आपका है ना डेल डॉट एफ, वो 0 हो गया, डेल डॉट एफ 0। तो ये वाला जो इंटीग्रल बनाया है हमने, ये वाला इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, ये वाला इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंस में डालेंगे ट्रिपल इंटीग्रल में 0 dv, तो क्या है 0। ठीक है, तो ये इंटीग्रल सीधा ही 0, मतलब डाइवर्जेंस इसमें कैलकुलेट करनी थी और सीधा ये सोल्व हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं सरफेस इंटीग्रल से, उसमें है मज़ा। अगर मान लो ये जैसे मान लो यही क्वेश्चन जो है ऑप्शनल में यूपीएससी में पूछा 10 मार्क्स का अगर पूछ लिया होता तब तो दोनों, और वो ऐसे बोलता है कि इसमें जो है डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई करो, तो ये वाली तो चलो ऐसे निकाल के हमने कर दिया, ये तो 0 आ गया। दूसरा वाला साइड भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा वाला साइड कैलकुलेट करते हैं एक बार। तो दूसरा वाला साइड में देखते हैं एक बार, तो डाइवर्जेंस थ्योरम ये वाला हो गया, ये वाला करते हैं, ये वाली साइड कैलकुलेट करेंगे। अब ये वाली साइड कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए ये वाली साइड कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, और साथ में ये सरफेस चाहिए, मतलब इसके लिए हमें एफ वेक्टर चाहिए, एन कैप चाहिए, एस चाहिए, और ये वाला डी एस या डी ए इसको जो भी बोलते हैं, है ना, ये वाले सारे चाहिए। तो इसमें एस जो है, पहले तो ये सरफेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ये सरफेस इंटीग्रल जो कैलकुलेट करना है वो सरफेस है कैसी, तो वो सरफेस पहले ड्रॉ करेंगे। तो सरफेस अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये बोला है कि ये स्पेयर, जो एक स्पेयर था 2 रेडियस का, उसमें 1 रेडियस का निकाल लिया, 1 रेडियस का स्पेयर निकाल लेंगे तो ये वाली सरफेस जो है वो कैसी दिखेगी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये वाली जो सरफेस दिखेगी, ये वाली सरफेस, इसमें ये एक 2 रेडियस का सर्कल है, 2 रेडियस का स्पेयर है, मतलब पूरे 103D में है ये। ठीक है, और ये वाला 1 रेडियस का, तो ये वाला हुआ 2 रेडियस का और ये वाला हुआ 1 रेडियस का। तो पहले वो सरफेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, तो सरफेस जो है वो हमको ये वाली दी। अब इसमें टोटल हमको देखना, अब मैं बोला ना ये पीस वाइज स्मूथ, पीस वाइज स्मूथ का मतलब एक तो ऊपर वाली सरफेस S1 है इसके अंदर, और एक अंदर वाली सरफेस ये भी तो है, ये वाली सरफेस को मैं नाम दे देता हूँ S2। ठीक है, 2 सरफेस है, इसका मतलब 2 सरफेस इंटीग्रल 2 अलग अलग पे कैलकुलेट होगा। ये स्पेयर है पूरा, ठीक है, मतलब स्पेरिकल सेल है एक तरह से। तो S1 और S2 दोनों सरफेस पे अलग अलग कैलकुलेट करके फिर उसका सम कर देंगे। ठीक है, तो पहले ये वाली सरफेस का इक्वेशन निकालना पड़ेगा पहले। तो S1 का, S1 क्या है, 2 रेडियस वाला स्पेयर, तो 2 रेडियस वाला स्पेयर है, तो S1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, S1 का इक्वेशन, सेंटर क्या है 0 0 0 और रेडियस 2, तो x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 4। S2 क्या होगा, वो होगा x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। ये 2 सरफेस हो गया। पहले S1 पे इसी इंटीग्रल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये वाला इंटीग्रल जो है पहले S1 पे कैलकुलेट होगा, f वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, और फिर ये जो है वो दूसरी वाली सरफेस पे कैलकुलेट होगा, f वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस S2 के ऊपर। इन दोनों का सम वो क्लोज होगा। तो पहले वाला कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वाला कैलकुलेट करेंगे तो पहला किस पे है, इस वाली सरफेस पे, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 4 है। 4 इसमें डालो तो कितना आएगा, 4 का रूट कितना होगा 2, और 2 का क्यूब 8। तो ये जो अंदर में बनेगा इसके, वो बनेगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डिवाइड बाई 8। ठीक है, ये तो f वेक्टर बना है सिर्फ। इस वाली इस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले इस वाली पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला बना। अब साथ में एन कैप लेना पड़ेगा। एन कैप क्या होता है, इस सरफेस पे आउटवर्ड नॉर्मल, ध्यान रखना एन कैप जो है आउटवर्ड नॉर्मल होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल आप इनवर्ड में लोगे तो इस इंटीग्रेशन के आगे माइनस साइन फिर पुट करोगे। ठीक है, तो ये एन कैप है, एन कैप लेंगे इसका, तो एन कैप क्या निकलेगा, ये वाली सरफेस के लिए S1 के लिए, तो ये होगा एन कैप फॉर S1
वो होगा 2x आई कैप 2y जे कैप 2z के कैप डिवाइड बाई 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4 स्क्वायर अंडर रूट, है ना। तो वो निकालोगे तो x आई कैप मतलब कुल मिला के n कैप जो होगा वो होगा ग्रेडियंट f, है ना, अपॉन ग्रेडियंट f का मोड। तो इसको निकालोगे तो ये आएगा x आई कैप प्लस y जे कैप, n1 नाम दे रहा हूँ इसको, प्लस z के कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना होगा 2, मतलब इसमें रूट का मैग्नीट्यूड, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, अंडर में ये वाला निकालोगे तो ठीक है। तो पहला हो तो ये वाला n2 निकाल लेते हैं, वो किसके लिए होगा s2 के लिए। तो वो आएगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे वो 1 होगा तो वो 1 नहीं रह जाएगा, डिवाइड में 1, ठीक है। तो ये n2 तो पहले वाली सरफेस में ये वाला डालेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप और डिवाइड बाई 2। अब क्या लेना होता है इसमें, तीसरा वाला टर्म लेना होता है ds। अब ये ds क्या होता है, जो सरफेस s लिए हो ना उसका प्रोजेक्शन। तो s क्या है, स्फीयर है, कितने रेडियस का, 4 रेडियस का। तो s के लिए पहले वाला इंटीग्रल जो है ना, पहले वाले इंटीग्रल के लिए जो ds निकालेंगे, है ना, ये वाले इंटीग्रल के लिए जो ds निकालेंगे वो क्या करेंगे, 2 रेडियस वाला, ये तो 2 रेडियस वाला स्फीयर है, इसका प्रोजेक्शन। तो स्फीयर का प्रोजेक्शन जो है वो क्या निकल के आता है, इसका प्रोजेक्शन लेंगे हम xy प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो xy प्लेन में इसका तो तो इसका xy प्लेन में प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। तो xy प्लेन में इसका प्रोजेक्शन लिया तो ये वाला एरिया बनेगा, मतलब ये वाला रीजन बनेगा, ठीक है। ये वाला रीजन बनेगा तो ये कितनी रेडियस का है, 2 रेडियस का, 2 रेडियस का है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dx dy डिवाइड बाई n कैप डॉट k कैप, मतलब इसका प्रोजेक्शन xy में लिया ना तो n कैप कितने में होगा, वो उसका प्रोजेक्शन n कैप का किसके साथ लेना पड़ेगा, k कैप के साथ में। k कैप के साथ में लेंगे तो n कैप कौन सा है, ये वाला, k कैप लोगे तो नीचे z/2 आएगा। अब इसमें इस वाली, ये वाला पहला इंटीग्रल बन गया, ऐसे ही दूसरा वाला बनाना है, ठीक है। दूसरे वाले का बनाएंगे तो दूसरा वाला क्या बनेगा, f वेक्टर उसका क्या है, f वेक्टर तो सेम है, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, ये वाला लिया। अब नीचे देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड s2 के लिए 1 है तो वो 1 ही हो गया, ठीक है। उसका डॉट लेंगे इसके साथ में, ठीक है, x आई कैप प्लस y n के साथ में z के कैप, साथ में ले लेंगे अब ds। अब इसमें जो ds लेंगे ना दूसरे वाले के अंदर, इस वाले इंटीग्रल के लिए, इस वाले इंटीग्रल के लिए जो ds लेंगे वो वाला जो ds होगा वो इस इनर वाला जो सर्कल है ना, इनर वाला सरफेस S2 है, इस सरफेस S2 का प्रोजेक्शन xy पे, ठीक है। तो इसका xy प्रोजेक्शन लेंगे तो ये वाला रीजन बनेगा, इसका रेडियस कितना होगा 1, ये वाला बनेगा ना। तो इस ds को मैं लिख सकता हूँ dx आई कैप dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप, n कैप डॉट k कैप करोगे तो ये वाला कितना बच जाएगा, z बच जाएगा नीचे में, ठीक। अब ये इंटीग्रल सॉल्व कर लो, बस हो गया। ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कौन सी सरफेस के लिए, S1 के लिए, तो वो कितना बन जाएगा 4। तो ये बना 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 इंटू डी एक्स डी वाई